आज की कक्षा में पूर्वार्ध का 10वां नंबर अध्याय मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। मुन्नी के कारण उस दिन सिनेमा जाना न हो सका। 2-3 दिन बाद समर, दिवाकर और उसकी पत्नी किरण सिनेमा गए। लौटते समय दिवाकर तथा समर साथ साथ चल रहे थे और किरण थोड़ा हटकर। उन दोनों के सामने समर के कपड़े बहुत बेकार लग रहे थे। गांठ लगी चोटी उसने खोलकर बालों में मिला ली थी। एक बार उसके मन में आया कि यदि इसे कटा ही लिया जाए, तो तुरंत उस विचार को उसने मन में से निकाल दिया। यानी सिनेमा जा रहे हैं, आज सिनेमा देखने का विचार हो गया है। यह योजना बहुत दिनों से चल रही थी। ध्यान दीजिए, दिवाकर समर बातचीत करने लगे। जैसे ही दिवाकर ने पूछा कि वह आजकल क्या कर रहा है, समर को भाई साहब की बात याद आ गई। उन्होंने उसे कुछ काम करने के लिए कहा था। काम ढूंढने के लिए दिवाकर से सहायता लेने के लिए भी कहा था। समर ने दिवाकर से पूछा कि क्या करना चाहिए। उसने दिवाकर को बताया कि शायद वो आगे नहीं पढ़ पाएगा। दिवाकर एक अमीर पिता की संतान है। वह रिजल्ट तक का समय किरण के साथ मस्ती से व्यतीत करना चाहता था। किरण प्रभा से मिलना चाहती थी, पर समर ने उसके मायके जाने की बात कहकर उन्हें टाल दिया। समर को यह देखकर बुरा लगा कि दिवाकर अपने ही सामने अपनी पत्नी किरण से अपनी माँ की बुराई सुन रहा था। दिवाकर की जिद के कारण उसने खाना वहीं खाया। ध्यान देने की बात है, वे तो सिनेमा देखने के लिए जाते हैं और किरण भी जो है समर को बहुत सम्मान देती है। उसकी बराबर यह इच्छा थी समर अपनी पत्नी प्रभा को ले आए और उससे बातचीत हो सके। ध्यान देने की बात है, घर पहुंचने पर समर को वही 5 घंटे पुरानी बात याद आ गई। बाबूजी प्रभा के छत पर जाकर दाल बीनने की बात से नाराज होकर प्रभा को कोस रहे थे। वह कह रहे थे कि सर्दियों में धूप के बहाने छत पर अनेक लोग खड़े रहते हैं। प्रभा सिर झुकाए सब सुन रही थी। तब माँ ने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने प्रभा उठाई, आँख उठाकर माँ की ओर देखा। प्रभा ने आँख उठाकर माँ की ओर देखा। बाबूजी पांडे लड़की के भागने की बात कहकर चले गए। माँ ने भाई साहब से सारी बात पूछी। भाभी ने घूंघट उठाते हुए अम्मा से कहा, ये पढ़ी लिखी लड़कियां जो न कर लें सो थोड़ा है। माँ ने प्रभा के दिल पर चोट करते हुए कहा, इन्हीं लक्षणों के मारे खसम देखता तक नहीं और बहुरानी को चढ़ी है जवानी। लड़का बेचारा सूख है। मरे तो मैं तो कल लड़के की दूसरी शादी कर दूं। यानी इस तरह की माँ की सोच है। घर पर माहौल ठीक नहीं चल रहा है उसके। सभी लोग समर की पत्नी प्रभा को, उसके चरित्र को लेकर प्रश्न उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है बच्चों, जब कोई चरित्रवान व्यक्ति होता है उसके चरित्र पर उंगली उठाई जाती है तो क्रांतिकारी रूप ले लेता है। लेकिन अगर कोई चरित्रहीन व्यक्ति हो उसके चरित्र पर उंगली उठाई जाती है तो उस पर कोई फर्क, चरित्रहीन व्यक्ति को ले उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चरित्रवान व्यक्ति पर अगर चरित्र पर, तो उसके लिए मर मिटने की बात आ जाती है। बच्चों ध्यान दें। समर इन सब बातों की ओर ध्यान न देते हुए अपनी कोठरी की ओर जाने लगा। लेकिन चलते समय जो कुछ मुन्नी ने कहा था वह शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। शब्दों का अर्थ समझ नहीं आता था, पर भीतर बेचैनी महसूस हो रही थी। फिर वह सिनेमा चला गया था।
अब 5 घंटे बाद वो अपने घर के लिए फिर उसी घुटन भरे वातावरण में वापस आया था। डरते डरते उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया। अमर ने दरवाज़ा खोला। उसने कहा, भैया तुम कहाँ चले गए थे? सारे घर वाले नाराज थे। सभी को फिक्र हो गई थी कि जाने कहाँ चले गए। ध्यान देने की बात है, मार्च का महीना समाप्ति पर था। ठंड कम हो गई थी। उन दिनों किवाड़ खोलकर अंदर ही सोया जाता था। समय 11:30 या 11:45 बज रहा होगा। समर को प्यास लगी थी। चारों तरफ देखा, पानी कहीं भी नहीं थी। आज पता नहीं क्यों उसके लिए खाना पीना नहीं रखा गया था। यानी रोज़ प्रभा उसके कमरे में खाना रख देती थी, लेकिन उस दिन उस रात में प्रभा ने उसके लिए खाना तोप करके नहीं रखा था। ध्यान देने की बात है, प्रभा अपना काम कभी भूलती नहीं थी। पानी ऊपर छत से दूसरे सिरे पर दीवार में निकले हुए पत्थर पर जरा सी आड़ में रखा रहता था। वह वहाँ पानी लेने गया तो देखा सामने दीवार में लगा सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहने कोई बैठा था। यहाँ रात के 12 बजे प्रभा भयंकर रोष और पाले में अकेली बैठी रो रही थी। पानी लेते हुए समर के मन में यह सवाल टकरा रहा था कि आखिर यह इस समय यहाँ क्यों बैठी है। ध्यान देने की बात है बच्चों, चूँकि समर सिनेमा देख कर के आया था, सिनेमा की भावनाएं, उसमें हो रहे प्रेम प्रलाप नायक नायिकाओं के बीच उसके मन में कहीं न कहीं उसके हृदय में भी व्याप्त था। ध्यान देने की बात है। समर पानी पीकर लौटकर बिस्तर में लेटे लेटे करवटें बदलता रहा। रह रह कर उसका मन सवाल करता था कि आखिर रात के 12 बजे यूं अकेले में बैठी यह रो क्यों रही है। रोने को तो और कोई जगह नहीं मिली, मगर आश्चर्य यह था कि बड़ी बड़ी बातें हुई थीं। न तो किसी ने बताया कि वह रोई थी और न उसने ही उसे रोते हुए देखा। उसने सोचा कि इस समय में उसे सिर खपाने की क्या ज़रूरत है। तभी भीतर की गहराई से आत्मा ने धिक्कारा, अच्छी निजता की भी कोई सीमा होती है। उसके मन में उल्टी सीधी बातें आती रहीं। सिनेमा में बारूद, ध्यान दीजिए, सिनेमा में बारूद से पहाड़ उड़ाने का दृश्य देखा। घायल, भीत, घबराए स्त्री पुरुष की चीख चीख कर भीषण कोलाहल मचाते हुए इधर उधर भागे चले जा रहे हैं। यह शोर इतना घना और ऊंचा है कि एक बात भी सुनाई नहीं दे रही। इस कोलाहल में एक दो बातें ही वह सुन रहा था, जैसे सहतीर के नीचे दबी मुन्नी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, भैया भाभी से बोलो। दूसरी थी जो किसी घुटी जगह से आ रही थी। नहीं, अभी तो वो अपने घर है, जब आएगी तो ज़रूर मिलाऊंगा। मन में यह आवाज़ लगातार गूंज रही थी कि बाहर ओस में रात के 12 बजे एकांत में बैठा कोई रो रहा था। इन सबको भूलकर समर ने सोने का प्रयत्न किया, पर उसे लगा कि कोई मकड़े की तरह अपने पंजे गड़ाए उसकी छाती पर जमा बैठा है। वह इस द्वंद्व और उद्विग्न की तूफानी लहरों पर झूलता रहा, कभी तंद्रिल अवस्था में और कभी सचेत जागते हुए। उससे नहीं रहा जा रहा था। वह धीरे से उठा,
पर फिर आत्मसम्मान आड़े आ गया। लेकिन उसे एक और हटाकर समर बाहर निकल आया था। वह झिझक रहा था, सीधे पास नहीं गया, पानी की तरह चला गया। चांदनी अभी भी वैसी ही चटकीली थी। थोड़ा सा पानी बिना प्यास के पिया और प्रभा के सामने थोड़ी देर आकर ठिठक गया। वह उसकी उपस्थिति से बेखबर सिरोती रही, चुप न हिली न डुली। समझ नहीं आया कि क्या करे। धीरे धीरे लौटने लगा। पाँव मन के भारी हो गए, उठ ही नहीं रहे थे। आखिर फिर मुड़कर उसके सामने जा खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद फंसे गले में फटती आवाज़ निकली, आधी रात को यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? ध्यान दो, जब वह पूछा अपनी पत्नी से, आधी रात हो गई, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? प्रभा ने सिर ऊपर उठाकर देखा, वह रो रही थी। अब दुगने वेग से रोने लगी। समर की अपनी उपस्थिति व्यर्थ, अनावश्यक था, अपमानजनक लगने लगा। उसने कड़वे शब्दों में कहा, सुबह रो लीजिए, न होश में तबीयत खराब हो जाएगी, अब रात काफ़ी हो गई है। ध्यान देने की बात है, पहली बार उसने उत्तर दिया कि अगर सोच के चिंता हुई। ध्यान देने की बात है, यानी इन नायक नायिका के बीच में, समर और प्रभा के बीच में 1 साल तक बातें नहीं हुई थी। अभी तक बिना बात किए दोनों जी रहे थे। ध्यान देने की बात है बच्चों। उसने सीधा समर की आंखों में देखा। उसकी दृष्टि ने समर के कण कण को भेद दिया। उसे लगा जैसे उसकी सारी शक्ति खींच ली हो। टूटा हुआ सा वह धम से उसके सामने बैठ गया और अपने बेजान हाथों को उसके कंधों पर रखकर कहा, प्रभा तुम मुझसे नाराज हो? वह पति के कंधे जोड़ती हुई बोली, है क्या कसूर है तुम्हारा? मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, तो अपने हाथों से मेरा गला घोंट दो, मैं चूं तक नहीं करूँगी। तुम शौक से दूसरी शादी कर लो, लेकिन मुझे बताओ तो सही, मेरी क्या गलती है? उसके शरीर का रोआ रोआ मानो पिघल कर फूट पड़ना चाहने लगा। वह सिसक रही थी, पत्ती की तरह कांप रही थी। समर को भी कहाँ होश था, वह उससे भी जोर से रो रहा था। बर्फ जैसे जमे पड़े हृदय को एक एक चट्टान गल गल कर आंसुओं के फव्वारों की तरह निकल पड़ रही थी। एक दूसरे से लिपटे दोनों रो रहे थे, बेहोश और बेसुध। आज पहली बार समर ने प्रभा की संवेदना और उसके कष्टों को देखा है, और उस कष्टों में देखकर उस कष्टों को अपना बना लिया है। यही होता है एक आदर्श प्रेम पति और पत्नी के बीच होना चाहिए। ध्यान देने की बात है बच्चों। समर को याद आ रहा था कि किस तरह किसी की इकलौती बच्ची पर उसने अत्याचार किए, कितनी यातनाएं दी। उसका यहाँ कौन था जिससे वो अपने मन का हाल कहती? तब उन बरछों की, ध्यान दीजिए, बरछों की चोट से रुलाई दुगनी चौगुनी होकर उमड़ने लगती। उसने कभी यह सोचती कि कोशिश भी नहीं की कि उसके भी जान है। एक बार भी नहीं सोचा कि वह किस बूते पर नौकरों की तरह रात दिन खटती जा रही है। उनकी खरीदी हुई गुलाम तो नहीं है। समर के मन में छत से कूद कर आत्महत्या करने की बात आ रही थी। ध्यान दें, दोनों जाने कब तक वैसे लिपटे रोते रहे। आवेश रुकने का नाम ही नहीं लेता था। समर को लगा कि जैसे काफ़ी समय तक प्रभा को अपना होश ही नहीं था। वह प्रभा को अपनी बाहों में भरकर कमरे में ले गया। उसे लगा जैसे जलते मकान के बीच से कड़ियों और दीवारों के ढेर के नीचे से निकाल कर ला रहा है, और जगह जगह से उसका शरीर झुलस गया है। कपड़े जल गए। पूरी रात वे दोनों सो नहीं सके। ध्यान देने की बात है, आज पहली बार उसके कष्टों और दुखों में दोनों रो रहे हैं। प्रभा के कष्टों को वह अपना कष्ट बनाया है।
यानी दोनों बेसुध से पड़े रहे हैं, रो रहे हैं। भोर हो गया, कौवे काँव काँव, कई कौवे बोलने लगे हैं। सुबह किसी के जागने से पहले ही वह उड़कर चली गई। जाते हुए दूसरी ओर मुँह करके बस इतनी ही कहा कि उसे एक पोस्ट कार्ड ला दे। बहुत दिनों से माँ को लिखना चाह रही थी पर पैसे नहीं थे। समर सोचने लगा कि रोशनी में वे दोनों एक दूसरे का मुंह कैसे देखेंगे। ध्यान देने की बात है बच्चों, आज पहली बार वो अपने पति से पोस्ट कार्ड मांगी है समर से, क्योंकि इसके बीच कभी दोनों में बातचीत नहीं हो पाई थी। आज पोस्ट कार्ड मांगती है क्योंकि वो प्रतिज्ञा कर ली थी कि आखिर मैं वही पुराना घिसा पिटा क्या समाचार भेजूं, उसके जीवन में दुख और कष्ट। जब उसका पति उससे बात नहीं हुआ, पत्र लिखेगी अपनी माता पिता को, अपनी सहेली को। बहुत दिनों के बाद, यानी 1 साल के बाद आज दोनों में बात शुरू हुई है, इसलिए वो पत्र लिखने के लिए अपने पति समर से पोस्ट कार्ड मांगती है। 10वां नंबर अध्याय यहीं समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद।